तो वेलकम टू द अनदर वीडियो। यहाँ पर जो आज का ये जो अपना टॉपिक है वो है जैव प्रक्रम। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है और कोई सी भी क्लास का बच्चा अगर है, अगर वो 6 से लेके 10 तक पढ़ता है तो इस वीडियो को देखकर वो अपने नॉलेज बढ़ा सकता है। और 10th वाले तो इसको ज़रूर पढ़े हैं, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी, इस वीडियो को देखने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर डेफिनेशन है जैव प्रक्रम की, तो उसको मैं यहाँ पर जो आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पे कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। तो अब हम आज मैं नॉर्मल आपको बताऊं कि अनुरक्षण मतलब हमारे शरीर की नरिशमेंट ग्रोथ करने के लिए जो भी प्रक्रम हमारे शरीर के अंदर चलते हैं उन सभी को हम जैव प्रक्रम कहेंगे। और इस चैप्टर में अपन उन्हीं टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा कि ये अपनी डेफिनेशन हो गई कि जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे प्रक्रम जो कहलाते हैं अपने जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जैव प्रक्रम दे रखा है कि पोषण, और दूसरा प्रक्रम है श्वसन, वहन और उत्सर्जन। थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि पहला प्रक्रम पोषण दे रखा है, मतलब हमको पोषण किससे मिलता है। तो हमें पाचन तंत्र है हमारे शरीर में, मुंह से लेके जो एनस गुद्दा होता है वहाँ तक का जो भाग होता है उसको अपन पाचन तंत्र कहते हैं। उसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ शामिल हो जाती हैं, जैसे हमारा लीवर हो गया जिसको यकृत बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे बहुत जो पैनक्रियाज हो गया जिसको अग्नाशय बोलते हैं, और जहाँ पर लीवर के पीछे की तरफ एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन पित्ताशय बोलते हैं। ये सभी ग्रंथियाँ होती हैं जो कुछ न कुछ एसिड का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है उसका धीरे धीरे क्या होता है, पाचन होता है। हमारे मुंह के अंदर भी 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं जिसके कारण तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी बदौलत ये खाना यहाँ से पाचन शुरू होता है और धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है और उसके बाद में उसका पाचन शुरू हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। और फिर उसके बाद डाइजेशन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है, और वो खून में मिल जाता है। और खून में मिलने के बाद वो हमारे शरीर में जो यहाँ पर आपको ये वहन तंत्र दिख रहा है, कौन सा वाला वहन तंत्र, ये वाला वहन तंत्र दिख रहा है यहाँ पर, इसको अपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और जो भी आप खाना खाते हो उसके छोटे छोटे भाग टूटते हैं और इस वहन तंत्र के माध्यम से वो पूरे हमारे शरीर में चले जाते हैं। फिर श्वसन है, जो हम फेफड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं, कौन से फैक्टर मदद करते हैं, और फिर ऑक्सीजन किस तरीके से ब्लड में मिलती हैं, और फिर वो पूरी तरीके से ब्लड में मिलने के बाद, खून में मिलने के बाद कैसे वो कोशिकाओं तक जाती है और कैसे वो उस कोशिकाओं में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर फिर वहाँ से किस तरीके से वो खाना या ऑक्सीडेशन होता है जो खाना हम खाते हैं वो। और फिर लास्ट में अपन उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर जो भी मटेरियल हमारे शरीर के अंदर रह गया है, अगर वो पूरी तरीके से अवशोषित नहीं रहे, पूरी तरीके से अगर उत्सर्जन नहीं होगा, उसका निष्कासन नहीं होगा, तो वो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करेगा और हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोषण को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर पोषण के लिए लिख रखा है कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, शॉर्ट एंड स्वीट ये डेफिनेशन है, इसको आपको लर्न कर लेना है कि पोषण क्या है। तो देखो, जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको, और जो भोजन ग्रहण करने के बाद जो दांत होते हैं, जीभ होती हैं, वो उसको पूरी तरीके से अच्छे से चबाना, उसको मिक्स करने का काम करती है। लार की वजह से वो थोड़ा गीला हो जाता है और इजी वे से ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है।
फिर उस वहाँ पर वेरियस एंजाइम्स द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो यहाँ पर लिख रखा है अवशोषण, वो लिख रखा है कि जो वेरियस एंजाइम्स होते हैं वो उस हमारे जो खाना होता है उसको पचा देते हैं और फिर उसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर समझो आगे, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग। अब हमारा शरीर है बेटा, वो क्या करता है, इसका यूज़ करता है हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए, अनुरक्षण करने के लिए। अगर कहीं कहीं पे घाव हो जाता है तो वो घाव भरने में मदद करती हैं। हमारी एनर्जी, हम आज कोई काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, तो उस खाने का वहाँ पर जो यूटिलाइजेशन होता है एटीपी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। यही सारी घटनाएं मिलकर उसको अपन पोषण कह सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट में वापस बताऊँ तो आपको ये डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। तो अगली जो बात आ जाती है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर, पोषण कितने प्रकार के नहीं, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। मतलब अब दो तरह के जीव आ जाते हैं अपने पास। पहला आ जाता है जिसको बोलते हैं स्वपोषी और दूसरा आ जाता है अपने पास विषमपोषी। तो यहाँ पर अपने पास ये आप देख सकते हो, यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी आ गई हैं। तो सबसे पहले अपन किसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अपन विषमपोषी को डिस्कस करते हैं। तो समपोषी को, समपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं बताऊँ और तुम्हें नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो जो अपने पास आप हरे पेड़ पौधे देखते हो, आप जो प्लांट देखते हो, वो क्या करते हैं, जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जड़ों की हेल्प से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो अब पत्तियों के अंदर भोजन बना देते हैं और वो भोजन फलों के रूप में, बीजों के रूप में उस वहाँ पेड़ के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाता है, सर हमारी मम्मी ऐसे बोलते हैं कि सर हमारी मम्मी तो अपना खाना स्वयं बनाती हैं, तो वो स्वपोषी हो गई। कहीं नहीं, खाना कहाँ से आया है, खेत से आया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खाना बनाना वो भोजन वो हो जाता है, और खाना बनाना मतलब जो आप अनाज आ रहा है वो किससे आ रहा है, एक्चुअल में अनाज जो आ रहा है वो अपने पेड़ों से आ रहा है। पेड़ पौधे हैं उनसे ये सारी चीज़ें, फ्रूट और जितने भी चीज़ें होती है खाने की आइटम्स जो हमें ऑटोट्रॉप्स जीवों से मिलती हैं, जो यहाँ पर स्वपोषी जीव होते हैं उनसे। तो अब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। अब यहाँ पर अजैविक पदार्थ मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो अजैविक पदार्थ यहाँ पर जैसे कि जिसके अंदर जीव नहीं होता है। तो CO2 एक गैस है, उसका यूज़ करके, पानी का यूज़ करके और प्रकाश का यूज़ कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। आई बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट देखें तो विषमपोषी पोषण। तो पोषण का यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ध्यान से कि पोषण का वह तरीका, यहाँ रख देते हैं इसको यहाँ पर, तो भी ये यहीं पर आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको चालू कर देते हैं। और विषमपोषी पोषण, यहाँ देखो आप, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मानव वो अन्य जितने भी जीव हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ों पर निर्भर हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। हम यहाँ पर थोड़े अगर धूप में खड़े हो जाएं और जो
आपको नॉर्मल से मैं बता दूं कि अगर मैं धूप में खड़ा हो जाऊं और किसी टब में पानी लेके खड़ा हो जाऊं और ऐसे ऊपर की तरफ देखूं कि अरे सूर्य मुझे रोशनी दे, मैं अपना भोजन खुद बना दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर धूप में खड़े रहेंगे, जल पिएंगे या फिर जल अगर अपन पैरों से अवशोषण करने लग जाएं तो भी हमारे अंदर भोजन खुद नहीं बना पाएंगे अपन। हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस पर निर्भर हैं? पेड़ों पर निर्भर हैं, वो बनाते हैं और हम वहाँ से वो यूज़ करके वहाँ से लाते हैं और उसको खाते हैं अपन। तो मैं नॉर्मल सी बात बता दूं कि पत्तियों के अंदर, पेड़ों के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसकी हेल्प से पत्तियां अपना भोजन स्वयं बना सकती है। तो मानव और अन्य जितने भी जीव हैं वो विषम पोषी प्रकार का पोषण करते हैं। तो जीव दो प्रकार के हो गए, स्वपोषी जीव और विषम पोषी जीव। तो आपको मेरे हिसाब से दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। अब अपन थोड़े से नीचे चलते हैं तो नीचे अपने पास आ जाता है स्वपोषी पोषण। तो यहाँ पर लिख रखा है कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। तो यहाँ पर कुछ जैसे मैं आपको नॉर्मल साइनोबैक्टीरिया बताऊं, साइनोबैक्टीरिया धरती पर ऐसा जीव था जिसने सबसे पहले धरती पर ऑक्सीजन को निकाला था। तो साइनोबैक्टीरिया एक तरह से अपन बोले तो वो जीवाणु है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। कुछ रसायन संश्लेषी भी होते हैं जो रसायन केमिकल का यूज़ करके क्या बना सकते हैं बेटा? वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो इस तरीके के जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इस तरह की घटना दिखाने वाले जो जीव जो घटना होती हैं, जो अपना भोजन बनाने खुद बनाने की घटना होती है या खुद प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसको स्वपोषण कहते हैं। यहाँ पर अगला जो अपने पास घटना आ जाती है प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन दे रखी है ये 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको उनको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर इसको धीरे धीरे से अपन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नॉर्मल, तो अपने पास यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मैं आपको नॉर्मल बताऊँ तो पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिख रखी है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, इसका और जल का यूज़, ये जल है, इसका यूज़ करते हुए क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर होता है और प्रकाश सूर्य से मिलता है। इसकी मदद से वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन व कुछ मात्रा में जल बनाते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? हम कौन सी गैस ब्रीद आउट करते हैं, कौन सी गैस अपन एक्सेल करते हैं, कौन सी गैस अपन बाहर निकालते हैं? हमारे लिए जो वेस्ट हैं, कौन सी गैस वेस्ट हैं? CO2। जो ये यहाँ पर दे रखी है ये CO2 हमारे लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वेस्ट प्रोडक्ट है मतलब ये हम बाहर निकालते हैं। जो पेड़ होते हैं वो इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा? इस CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं बेटा। जो कोई भी पत्ती होती है, जो ये इस तरीके से कोई पत्ती हैं, मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताऊँ तो ये पत्ती हैं, इसके पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छेद होते बेटा, उनको बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्र बोलते हैं बेटा। इन रंध्रों से पानी भी निकलता है और बहुत सारी गैसों का विनिमय भी होता है। तो इन गैसों के द्वारा जो CO2 होती हैं वो अंदर जाती हैं और उसका यूज़ पेड़ करता है। जड़ों से वाटर आ जाएगा और यहाँ क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में इसके अंदर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2। इस O2 का हम यूज़ कर सकते हैं। इस O2 का ऑक्सीजन ये यहाँ पर निकल रही है, इस ऑक्सीजन का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी घटना को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इस पूरी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। थोड़ा इसको अगर थोड़ी डेफिनेशन के रूप में देखें तो यहाँ पर ये क्या है कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं।
जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इसको बोला गया है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पूरी रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपने इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़े थे उसमें आप बैलेंसिंग करना सीखते हो किसी भी इक्वेशन को, तो आपको नॉर्मल अभी से इसको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि पेड़ हैं वो वातावरण से CO2 लेते हैं, जमीन से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ये सारे मिलके यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O जल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो अगली बात आ जाती है वो अपने लिए आ जाती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। यहाँ पर देखो तो नॉर्मल मैं आपको बता दूं तो प्रकाश के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, देखो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर क्लोरोफिल, फिर अपने पास आ जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। नॉर्मल है CO2 वायुमंडल में है तो पेड़ पौधे अपने आप ही उसका यूज कर लेते हैं। जल के लिए क्या बोला इसने कि जल सिंपल सी बात है कि स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। अब मैंने 10 बार तो इससे पहले ये बात बता दी है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि कच्ची सामग्री 4 चीज़ें चाहिए अपने को, ठीक है। पत्ती के अंदर एक क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश, यहाँ लिख रखा है कि पहली घटना देखो आप, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। दूसरी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणु तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन करना। यहाँ पर इसको वापस देखो कि जो भी हम प्रकाश लाइट क्या है बेटा, एक सौर ऊर्जा ही तो है। इस सौर ऊर्जा को केमिकल, ये जो है ना बेटा, ये सारे ये अपने पास ये दिख रहे हैं, ये सारे केमिकल हैं। इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा, रसायन बनना दिए, जब ये रसायन टूटेंगे तो अपने आप को अपने बॉडी के अंदर क्या निकलेगी, जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। जैसे ग्लूकोज होता है वो हमारी कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही ये ग्लूकोज जाएगा वो ग्लाइकोलाइसिस और बहुत सारी घटनाएं होती है। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर क्रेब साइकिल चलता है, और फिर क्या जाती है ऑक्सीजन ये जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड के रूप में कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ये केमिकल टूटता है और उससे क्या बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए क्या बनाता है, ATP बनाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मेरे को कि सर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, जो आपने कोशिका पढ़ी है उसके अंदर पादप जंतु कोशिका के अंदर ये एक कोशिकांग पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन करता है और हमारे लिए ATP बनाता है। ATP की पूरी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर अपन वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन। अब आ जाता है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये देखो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉर्मल सी आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो जल से जल ही बन गया। तो H2O से तो ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों घटनाएं आपको याद रखनी कि अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि अब पढ़ने वाले हैं अपन स्टोमेटा। तो अगली जो बात है वो है स्टोमेटा की है बेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी रंध्र। ये पत्ती है बेटा, इस पत्ती के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनको अपन नॉर्मल आँखों से तो नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन जो इन छोटे छोटे पत्ती के ऊपर पाए जाने वाले, पत्ती मतलब समझते हो ना, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। मेटा बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, मेटा, स्टोमेटा। ठीक है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब रंध्र के कार्य मैंने नॉर्मल पहले ही बता दिया कि रंध्र के क्या कार्य हैं। तो रंध्र के मैंने 2 कार्य बताए थे आपको कि कुछ तो वाष्पोत्सर्जन, जैसे जो भी जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं, मैं नॉर्मल से एक डेटा बताता हूँ आपको कि जो भी जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं वो मैक्सिमम पानी होता है लगभग 90% पानी भाप बन के वाष्पीकरण हो जाता है उसका पत्तियों के माध्यम से, और जो लगभग 5 से 6 या 2-3% पानी का ही यूज़ किस में होता है, यहाँ पर ये जो आपको घटना दिख रही है प्रकाश संश्लेषण की, यहाँ पर इसमें किसका यूज़ होता है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये 2%, जितनी भी मतलब अगर 100 लीटर पानी एक पेड़ अगर एब्जॉर्ब करता है एक दिन में, तो उससे 2 लीटर या 3 लीटर पानी का यूज ही प्रकाश संश्लेषण में होगा, बाकी सारा पानी भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा अपन समझते हैं कि अंदर क्या लिख रखा है, वो देखो रंध्रों के प्रमुख कार्य। तो यहाँ पर लिख रखा है कि रंध्र जो होते हैं वो अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों से होता है। मैंने बोला था ना, जो पत्ती के ऊपर स्टोमेटा होते हैं बेटा, स्टोमेटा होते हैं बेटा, तो स्टोमेटा स्टोमेटा होते हैं ना, उसके अंदर CO2 अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, और भी गैसें जाती है, और भी गैसें जाती हैं, पर वो पेड़ है ना, वो उन सब का यूज़ नहीं करता है। हम भी सांस लेते हैं बेटा, तो हम भी ऐसा थोड़ी क्या सारी एक ही गैस लेते हैं कि भाई हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, गैसें तो सारी जाती हैं, पर आगे एब्जॉर्ब करने वाला भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन है उसको किससे मोहब्बत है, उसको ऑक्सीजन से ही मोहब्बत है, तो ऑक्सीजन को ही लेगा। अब ना वो, अब देखो वातावरण में कितनी 70 लगभग 1% नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा है। अब मेरे को ये बताओ कि नाइट्रोजन ज़्यादा तो हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा तो हैं, पर वो साथ में जाती तो होगी, पर वो क्या एब्जॉर्ब होती हैं क्या, हमारी शरीर के अंदर जाती हैं क्या? हाँ, फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों से वापस बाहर आ जाती है, क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन लेता ही नहीं है, तो वो वापस बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से अधिकांश जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान इन्हीं छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से होता है। अगली जो बात आ जाती है अपने लिए, वो आ जाती है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल के वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलना। तो यहाँ पर ये जो रंध्र का जो डायग्राम दे रखा है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो यहाँ रंध्र दे रखे हैं, ये रंध्र डंबल शेप के हैं। कैसे हैं? डंबल शेप के, जो अपन एक्सरसाइज करने जिम में जाते हैं तो उस डंबल शेप के पाए जाते हैं। तो डंबल शेप के नहीं है, सॉरी, ये बीन शेप के, बीन मतलब एक बीज होता है, बीन, उस शेप के ये जो ये छेद जो ये यहाँ पर छेद पाया जाता है। तो रंध्र छिद्र ये बीचों बीच आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये बाहर की तरफ जो भी ये दिख रही हैं, ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, इनको द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। ये यहाँ पर होती है ना इस तरीके से, इनको द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। अब इसके बाहर की तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं, और फिर आ जाती है अपने पास अधिचर्म कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं इन रंध्रों को खोलने व बंद करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। यहाँ पर इतनी सी बात अपने पास हो जाती है। अब जो ये चित्र दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि अगर पेड़ के पास पानी ज़्यादा है तो रंध्र वो खुले रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, अगर पानी कम है तो नॉर्मल मैं आपको बता दूं, अगर पानी कम है तो वो अपने रंध्र
बंद कर देगा, रंध्र बंद कर देगा। उसको पता है अगर सारा पानी बाहर चला जाएगा तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा। तो इतनी तो उनके पास इतनी मैकेनिज्म होती हैं, इतनी क्रियाविधि होती हैं कि वो अपना रंध्र खुद बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। कुछ कुछ पेड़ होते हैं जैसे रेगिस्तान में पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी पत्तियां होती है उनके, तो उसका एक ही कारण है कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो मॉर्फोलॉजी मतलब आकारी की, मॉर्फोलॉजी मतलब आकारी की वो चेंज हो जाती हैं। क्यों चेंज हो जाती हैं? क्योंकि अगर पत्ती ज़्यादा बड़ी होगी तो उस पर ज़्यादा रंध्र होंगे तो ज़्यादा वाटर का लॉस होगा। तो इसी कारण से वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं। आपने देखा होगा कि कैटकस हैं, उनके जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है और तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इससे बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो अपन 1 बाय 1 इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नीचे अपने पास जो हेडिंग आ जाती है वो विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण है वो भी अपने पास 3 प्रकार का आ गया है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं इसको? विषम पोषी पोषण को हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर विषम पोषी पोषण में प्राणी सम पोषण होलोजोइक, देखना ध्यान से। इसमें यहाँ नॉर्मल में एक ले लेता हूँ ब्रश और इसका यूज़ करता हूँ कि इसमें मैं प्राणी होलोजोइक इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। अमीबा व मानव, जैसे मैं हूँ तो अभी संपूर्ण जो भोज्य पदार्थ होगा उसको क्या करूँगा, अंदर लूँगा। या जो अमीबा होता है, मैं आपको नॉर्मली अमीबा बना के बताऊँ तो इस तरीके से अमीबा हैं। तो अमीबा ये हैं, यहाँ खाना पड़ा है तो वो अपने सुडोपोडिया यानी कूटपाद को इस तरीके से आगे बढ़ाएगा और उस खाने को अंदर ले लेगा और उसका पूरी तरीके से डाइजेशन कर लेगा। तो इस तरीके से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है और हम भी होलोजोइक प्रकार का ही क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो मानव और अमीबा इसका उदाहरण हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है उसको मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। मृतोपजीवी पोषण की अगर नॉर्मल मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले पदार्थ व कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। थोड़ा मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो जैसे कि फफूंद और कवक, यहाँ दोनों का मतलब सेम ही है, लिख रखा है। वो बात अलग है कि जैसे कवक होती हैं, जैसे आपने कोई रोटी या केले का छिलका है तो वो वहाँ पड़ा हुआ है, अगर वो वहाँ पड़ा हुआ है और फिर वो धीरे धीरे सड़ जाता है तो अब जो मरी हुई चीज़ें हैं उसके ऊपर कोई जीव बैठ के उसको ख़त्म करेगा तो उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। जैसे कोई गाय मर जाती है या कोई भैंस मर जाती है तो वहाँ पर जो बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे कवक होती हैं उसको पूरी तरीके से बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ कर करके उसका डाइजेशन करके उसी मरी चीज़ को खाते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को सड़े गले जो चीज़ें होती हैं, शरीर होती है, उससे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। जो भी हम कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज के रूप में लेते हैं जिसको हमारा एनर्जी का सोर्स हो गया, और जो ये जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ उन सड़ी गली चीज़ों से या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं और इस प्रकार का पोषण मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। आप डेफिनेशन लिख के एज इट इज़ इसको याद कर सकते हैं, समझाने का काम तो मेरा है। ठीक है, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो भी सड़ गए हैं मरे हुए जीवों के ऊपर जो जीव बैठ के कुछ खाते हैं तो उनको मृतोपजीवी कहते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। आई बात सुन में। अब नेक्स्ट अपने पास है वो कौन सा है, वो नेक्स्ट अपने पास है वो परजीवी पोषण है, पैरासाइट में अगर थोड़ा सा नॉर्मल मैं आपको बताऊं तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है बिना मारे, आपको बड़े इसको ध्यान से समझना। ये पहले वाले से इस वाले को अलग करता है, मृतोपजीवी से उसमें मरे हुए, इसमें बिना मरे हुए। तो जैसे जू हैं, हमारे बालों में जू होती हैं,
वो जूं क्या करती है, इंसान को मारती थोड़ी है क्या, उसका धीरे धीरे खून चूसती है, तो यहाँ पर वो अपना पोषण प्राप्त करती है। मच्छर हो गए, मच्छर इंसान को मारते तो नहीं है, ज़्यादा हो जाए मलेरिया तो मर जाए वो बात अलग है, पर एक मच्छर काट जाए तो कोई मरता नहीं है। तो मच्छर होता है वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हैं, तो इस तरीके से वो खून चूस के अपना गुजारा करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल नीचे आया हुआ है, अमर बेल। अमर बेल होती है बेटा, वो एक तरह से मैं आपको नॉर्मल बता दूं कि किसी पेड़ पर लग जाती तो उस पेड़ के अंदर अपनी जो इस तरीके से, जैसे मैं आपको नॉर्मल से बताऊं कि जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है तो ये अमर बेल इसके ऊपर जाएगी, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी सुई से स्पाइक होते हैं, सुई जैसे होते हैं, तो वो उसके अंदर तने के अंदर घुसा देती, तो उसी से अपना पोषण सारा एब्जॉर्ब करती हैं। आई बात सुनने। और फीताकर्मी हमारे जो आंत होती है उसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भी होता है जो हमारी आंत में पाया जाता है, तो वो हमारे शरीर में बना बनाया भोजन का यूज़ करता है, हमें मारता नहीं है। तो इस तरह का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे ठीक है, गायों के अंदर मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन गैस बनाते हैं, ठीक है, और इनको बिना मारे इससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की जो घटना होती है उसको परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, अमीबा में पोषण। देखो ध्यान से, मैं अभी ऊपर थोड़ा बहुत समझाया भी था कि अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा अमर होता है, जैसे इसको अपन दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये दो अलग अलग जीव बन जाते हैं, दो पुत्री अमीबा में बदल जाते हैं। तो अमीबा होता है वो पोषण कैसे करता है, तो सबसे ये अमीबा किस तरह का पोषण करता है, प्राणी संपोषण, मतलब पूरा का पूरा भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर ले लेता है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, जो ये लाल लाल रंग का खाद्य कण है, वो आपको मेरे हिसाब से ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये खाद्य कण है। वो अमीबा किस तरीके से आगे पादाब, इसको पादाब या कूटपाद, शुडोपोडिया बोलते हैं, इस तरीके से वो बढ़ाता है और इन खाद्य पदार्थ को क्या कर लेता है, अंदर ग्रहण कर लेता है, और इस तरीके से वो अंदर जाता है और फिर यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, खाद्य रिक्तिका होती है, उसके अंदर उसका डाइजेशन हो जाता है, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं और इस तरीके से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो इस डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो अपन साथ साथ में पढ़ते भी हैं कि देखो क्या लिख रखा है उसको समझते हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। देखो आपको दिख रहा भी होगा इस तरीके से डायग्राम में कि ये जो भोजन है उसको इस तरीके से इसने घेर लिया पादाब या कूटपाद की सहायता से। ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अगला जो अपने पास आ जाता है फिर क्या होता है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका इसके अंदर होती हैं और फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब खाद्य रिक्तिका होती है जो यहाँ पर ये देखो आपको नॉर्मल सी ये खाद्य रिक्तिका यहाँ दिख रही होगी, अंदर तो अगर मैं बनाना चाहूँ ड्रॉ तो नहीं की हुई, इस तरीके से खाद्य रिक्तिका होती हैं जो मैक्सिमम पार्ट होता है इस अमीबा का। तो ये खाना उसके अंदर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसे रसायन सीक्रेट होते हैं जो खाने के जटिल जो खाना है, जो बड़े टुकड़े हैं खाने के या जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। फिर अगला अपने पास आ जाता है कि पचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरीके से फिर बाद में जो भी खाना होता है वो एक बार तो यहाँ जो पच जाएगा तो वो है, और अगर वो जो पचेगा नहीं वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये मामला बन जाता है। फिर अपने पास आ जाता है पैरामीशियम में पोषण। अब यहाँ पर पैरामीशियम में पोषण की बात करें तो पैरामीशियम का डायग्राम तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो मैं अगर थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना चाहूँ, देखो यहाँ पर ये जो है इसमें ढंग से ये बनता नहीं है, ये इस तरीके से पैरामीशियम होता है बेटा। इस तरीके से मैं आपको इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से सीलिया लगे रहते हैं, ये इस तरीके से दिखता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 8th क्लास में। इस तरीके से एक पैरामीशियम होता है, इसके अंदर भी रिक्तिका होती हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यहाँ केंद्रक होता है, यहाँ पर इसका मुंह वाला हिस्सा होता है जो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले पैरामीशियम के बाद लिख रखा है पक्षाभ।
पक्षियाब मतलब सीलिया, जो ये छोटे छोटे मैंने बाल जैसी स्ट्रक्चर बनाई है इसके सीलिया कहलाते हैं, ठीक है। कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं जो भी हैं। अब भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अमीबा में तो मैं बता दूं आपको, नॉर्मल अमीबा अपनी किसी भी सतह से पादाप बना सकता है और कहीं से भी उसके अंदर भोजन एंटर कर सकता है और कहीं से भी उत्सर्जन हो सकता है। पर मैंने अभी जस्ट ये बात नहीं पढ़ी, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इसमें एक विशेष जगह होती है जहाँ से भोजन प्रविष्ट करता है, और सेम यहाँ से ये भोजन प्रविष्ट करता है और यहाँ पर गैलेट होती है उस वो बंद हो जाती है और फिर ये रिक्तिका में जाता है और इसका पाचन हो जाता है। तो अमीबा इस तरीके से अपना पोषण ग्रहण करता है। इसमें भी किस प्रकार का भोजन पाया जाता है, होलोजोइक, ठीक है, प्राणी सम पोषण पाया जाता है। अब अपने पास आ जाता है मनुष्य में पोषण। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी को डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगली जो बात आ जाती है मनुष्य में पोषण। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको समझाने से पहले मेरे हिसाब से अगले वीडियो में, ये काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में मनुष्य में पोषण को अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। आई बात सुनने? तो इस वीडियो को ज़रूर आपको शेयर करना है, हो सके अपने दोस्तों के पास जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, और मेरे हिसाब से हो सकेगा तो आगे वाले वीडियो में इसकी और क्वालिटी सुधारने की कोशिश की जाएगी।